गुड मॉर्निंग क्लास। सुबह के बजे हुए हैं 4:30 और ये वीडियो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। कल की जो मेरी सारी मेहनत थी वो बेकार हो गई यार। एक्चुअली मैं क्लास लिया तुम लोग की 1 घंटे 14 मिनट, लेकिन वीडियो रिकॉर्ड हुआ सिर्फ 32 मिनट कुछ सेकंड का। तो हम लोग उस तक वीडियो जहाँ तक पहुँचा था तब तक हम लोग ऊर्ध्वपातन तक पढ़ चुके थे। अब उसके आगे के हम लोग का जो टॉपिक था वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो मेहनत तो सारी मेरी बेकार हो गई। लेकिन कोई बात नहीं, आज हम उसके आगे जारी रखेंगे। हम लोग का जो आगे का आज का टॉपिक है वो है निक्षेपण यानी कि कंडेंसेशन। तो अभी कंडेंसेशन क्या होता है हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सब्लिमेशन। अब हम लोग आज जानेंगे कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन बेसिकली उसको कहते हैं गैस अवस्था के पदार्थ को ठोस अवस्था में बदल देना। मान लो जैसे कोई गैस का पदार्थ है, उसको हम ठोस अवस्था में परिवर्तित कर दें, उस पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? निक्षेपण कहते हैं। पहले इसकी परिभाषा लिख लेते हैं कि गैस अवस्था से, एक मिनट, गैस अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निक्षेपण यानी कि कंडेंसेशन। निक्षेपण कहलाती है। क्या कहलाती है? निक्षेपण कहलाती है। अब इसको एक उदाहरण के लिए समझते हैं। एक उदाहरण के तौर पर इसको समझते हैं कि कोई गैस को सॉलिड कैसे बनाएंगे। जैसे मान लो ये एक हमने बेकर ले लिया, ये लिया बेकर, ये बन गया, अब ये बन गया। अब इस पे हम लोग भरते हैं गैस। ये गैस फिलिंग हो रही है इसमें। ये हम लोगों ने इसमें क्या कर दिया? गैस भर दिया। अब हम बनाते हैं एक पिस्टन जो कि दाब देने का कार्य करता है। इसमें कुछ ऐसे हैंडल लगी होती है और कुछ ऐसा होता है ये। अब इससे हम इसको क्या करेंगे? इसमें हम दाब देंगे। कुछ ना कुछ तो हमको करना पड़ेगा, ऐसे तो अपने आप बनेगा नहीं। मान लो हमने पिस्टन से गैस के कणों में क्या दिया? दाब दिया। तो ये जब इसको पूरा प्रेस करेगा, इसमें दाब देगा, तो क्या होगा? ये चिपक कर ठोस की अवस्था में आ जाएगा। ठोस की अवस्था में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? ठोस की अवस्था में आ जाएगा। तो हम लोग समझ चुके हैं निक्षेपण क्या है। गैस अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तन करने की पूरी प्रक्रिया में क्या कहलाती है? निक्षेपण कहलाती है, यानी कि कंडेंसेशन। अब इसके बाद हम लोग का जो अगला टॉपिक है, कल एक टॉपिक तुम लोग का मिस रह गया था, इसे कहते हैं फ्रीजिंग, हिमांक या हिमांक बिंदु, फ्रीजिंग पॉइंट। क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक बिंदु। क्या हो गया? फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक बिंदु। तो इसमें भी बहुत कुछ, इसमें ज़्यादा है नहीं। ये बेसिकली ऐसे समझो कि लिक्विड अवस्था यानी द्रव्य अवस्था के पदार्थ को ठोस अवस्था में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? हिमांक कहलाता है। हिमांक बिंदु, हिमांक देखो परिवर्तन करता है, और हिमांक बिंदु किसी एक टेम्परेचर पे, जहाँ पे जैसे होता है फ्रीजिंग पॉइंट, तो मतलब पानी को अगर जैसे हम बर्फ़ में वो करें, बदलें, तो उसको क्या बोलेंगे? किसको? किसी न किसी टेम्परेचर पे बदलेंगे, तो वो जो टेम्परेचर होगा वो उसका क्या हो जाएगा? हिमांक बिंदु हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। तो इसको कैसे समझेंगे कि द्रव्य अवस्था के पदार्थ को, द्रव्य अवस्था के पदार्थ को किस में बदलना है? ठोस अवस्था में बदलना।
तो ठोस अवस्था में बदलना, किससे बदलना? ठोस अवस्था में बदलना क्या कहलाता है? हिमांक कहलाता है, या हिमांक बिंदु, फ्रीजिंग पॉइंट जिसको कहते हैं। जैसे मान लो ये पानी है, अब इसको हम किस में परिवर्तित कर दें? बर्फ में, सॉलिड लिक्विड में, सॉलिड। ठीक, क्या है ये पूरी प्रक्रिया किसके अंतर्गत आती है? हिमांक बिंदु के अंदर, यानी फ्रीजिंग के अंतर्गत आती है, जिसको कहते हैं जमना। क्या कहते हैं? जमना। तो ये कल तुम लोग का टॉपिक मिस रह गया था, हिमांक बिंदु, तो इसको भी आज हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। अब आगे हम लोग को पढ़ना है ह्यूमिडिटी। क्या पढ़ना है? ह्यूमिडिटी। एक मिनट, थोड़ा सा चौक। क्या पढ़ना है हम लोग को? ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। अब आर्द्रता क्या होती है? इसको ऐसा समझो, नमी। नमी समझते हो? नमी ही आर्द्रता है। क्या है? जैसे मान लो बारिश का मौसम होता है, हवा जब ठंडी चला करती है तो हमको नमी सी महसूस होता है, चिपचिपा सा। हमारे कपड़े, घर की दीवारें, ये सब क्या होता है? ये आर्द्रता के कारण ही होता है। ये आर्द्रता यही होती है, मतलब कि वायुमंडल में, इसकी परिभाषा समझते हैं। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा क्या कहलाती है? आर्द्रता कहलाती है, जिसे कहते हैं ह्यूमिडिटी। आर्द्रता कहलाती है। आर्द्रता कहलाती है। जैसे ठंडी के मौसम में नहीं होता, धूप नहीं निकलती है, हमेशा ठंडा ठंडा मौसम रहता है, ओस की बूंदें पड़ा करती हैं, तो कई बार हमारे कपड़े चिपचिप से होने लगते हैं, हर शरीर से चिपचिपी सी होने लगती है। तो किसके कारण होता है? वो नमी के कारण होता है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ें? वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा को हम लोग आर्द्रता कहते हैं। ठीक, और कुछ चीज़ें मैं तुम लोग को कल बताना भूल गया था। तो उसमें एक चीज़ है कि तापमान जो होता है, तापमान की अंतर्राष्ट्रीय इकाई, यानी कि ESI यूनिट जिसको कहते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, ESI यूनिट केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन होता है, जिसको हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं या नोट करते हैं। केल्विन होता है, केल्विन होता है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 273 दशमलव कुछ करके होता है, तो 273 लगभग हम मान लेते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 273 केल्विन होता है। ये होता है 273.45 या 56 कुछ ऐसे ही करके होता है, तो हम इसको लगभग 273 कैरी करते हैं। तो यही था। अब यहाँ से आप लोग का जो फर्स्ट चैप्टर है वो पूरा समाप्त हो चुका है। हाँ, मैंने एक चीज़ आप लोग को और बताने के लिए कहा था कि चैप्टर के एंड में हम लोग डिस्कस करेंगे प्लाज्मा और BEC के बारे में।
जो दो स्टेट और होते हैं, हमने पढ़ा था ठोस, द्रव्य और गैस पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि मोटा मोटा हम 3 मान लेते हैं, लेकिन होती कितनी अवस्थाएं पदार्थ की? 5। तो जो 2 अवस्था होती हैं, एक अवस्था होती है प्लाज्मा और दूसरी होती है BEC, जिसको हम लोग कहते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन की खोज जो है सत्येंद्र नाथ बोस थे और एल्बर्ट आइंस्टाइन, इन दोनों ने मिलकर इसकी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन की खोज की थी। इसीलिए हम लोग इसको बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन की अवस्था कहते हैं, या BEC बेसिकली हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस रहेगा, ज़्यादा ब्रीफ नहीं। तो हम लोग देखते हैं, पहला नंबर है प्लाज्मा। क्या है? प्लाज्मा। दूसरा हमारा है BEC। पहला क्या है? प्लाज्मा। दूसरा क्या है? BEC। तो प्लाज्मा के अंतर्गत देखो क्या आता है। जैसे मान लो हमारा कोई पदार्थ है ठोस में, मान लो कि हमारा पदार्थ है किस अवस्था में है? ठोस अवस्था में है। ये लो, इसके कण बहुत नज़दीक हैं, इसमें रिक्त स्थान बहुत कम होता है, ठोस की प्रॉपर्टी होती है ना। तो ये मान लो हमारा एक पदार्थ है, किस अवस्था में है? ठोस अवस्था में है। मान लो ठोस अवस्था में है। अब इसमें हम कुछ दे तापमान, तो ये किस में बदल जाएगा? द्रव्य अवस्था में। किस में? लिक्विड में। लिक्विड में जाएगा तो लिक्विड में कुछ ऐसे हो जाएगा, इसमें इनसे अधिक इनके कणों के बीच रिक्त स्थान होता है ना, तो किस में जाएगा? लिक्विड में जाएगा। अगर लिक्विड के बाद कौन सी अवस्था आएगी? गैस अवस्था में जाएगा। अगर इसमें और अधिक तापमान दे देंगे तो किस में चला जाएगा? गैस अवस्था में चला जाएगा। मान लो ये गैस अवस्था में चला गया, ठीक। लेकिन गैस अवस्था के बाद की जो अवस्था है, गैस अवस्था के बाद की जो अवस्था है, उसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। जिसका तापमान बहुत ही अधिक हो, जिस भी पदार्थ का तापमान बहुत अधिक है, उसके अंदर प्लाज्मा की अवस्थाएं पाई जाती हैं, ठीक। ये समझे हम लोग प्लाज्मा को। और क्या होता है कि मान लो गैस के बाद जो अवस्था हो, जिसका तापमान क्या हो? बहुत ही अधिक हो, 4000 डिग्री सेंटीग्रेड, 3600 डिग्री सेंटीग्रेड, 3800 डिग्री सेंटीग्रेड, उस अवस्था में जो पदार्थ होते हैं उनको हम प्लाज्मा में रखते हैं। किस में रखते हैं? प्लाज्मा में रखते हैं। उसके बाद हमारा क्या है? BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। तो ये इसके उल्टा है। क्या? जैसे मान लो इसके उल्टा कैसे है, यहीं से समझ लो इसी फिगर से, कि मान लो कोई पदार्थ है गैस अवस्था की, उसको हम थोड़ा सा तापमान कम कर देंगे तो किस में आ जाएगा? लिक्विड से। लिक्विड में आ जाएगा। लिक्विड से फिर टेम्परेचर घटाएंगे, तापमान घटाएंगे तो सॉलिड में आ जाएगा। लेकिन एक अवस्था बाद वो किस में आ जाएगा? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन की। मतलब जिसका तापमान बहुत ही ठंडा हो, बहुत ही ज़्यादा ठंडा तापमान हो, माइनस का 100 डिग्री, 150 डिग्री, 200 डिग्री, 400 डिग्री, मतलब और ज़्यादा ठंडा, तो उस अवस्था में जो पदार्थ आ जाता है उसे हम बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन की अवस्था में रखते हैं, या उसे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन हम लोग कहते हैं। तो ये 2 चीज़ें रह गई थी कल, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके आगे क्या बाकी है? तो हम लोग का ये जो पूरा चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ, हमारे आसपास के जो पदार्थ ही चैप्टर है, आसपास के पदार्थ, यह जो हमारे आसपास के पदार्थ जो चैप्टर है, इसके हम लोग पढ़ चुके हैं सारी चीज़ें, लगभग सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। अगर कोई चीज़ छूट गई होगी तो उसके लिए आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको बता दूंगा। तो अब लोग इसके क्या क्या पढ़े, इसके अंदर हम लोग शुरू किए कि साइंस क्या होती है। हमने बताया कि किसी भी चीज़ की व्यवस्थित ज्ञान, और उसके ज्ञान से विचार और अवलोकन के बाद जो चीज़ प्राप्त होती है वो हमारी विज्ञान होती है। विज्ञान 2 प्रकार की हो गई, एक हो गई फिजिकल, दूसरी हो गई बायोलॉजिकल। फिजिकल के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री आ गई, बायोलॉजिकल के अंदर हम जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। हमने सारी चीज़ें पढ़ी। उसके बाद हमने पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ी। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव्य और गैस। 2 और होती हैं, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। तो इसका 9th में कोई जिक्र विशेष नहीं है, आप लोग के बुक में भी विशेष नहीं दिया है ना, तो ये आप लोग के सिलेबस का है, ये आएगा नहीं, एज ए इन्फॉर्मेशन इसको आप लोग जान लीजिए। इसके बाद हमने इसकी अवस्थाएं पढ़ी, इनके अवस्थाओं में परिवर्तन पढ़ा। हम लोगों ने पढ़ा मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग इसमें क्या डिस्कस करते हैं हमने, और इसमें क्या क्या बचा हुआ है आपके चैप्टर का। मेरी याद से तो शायद लगभग सारा कुछ हो चुका है। क्या क्या पढ़े हम लोग, सारी चीज़ें तो पढ़ ही डाले हैं।
तो हम लोग इसके क्वेश्चन दो चार जो बहुत ही मतलब सिंपल्स हैं, आप लोग की किताब से ही हैं, प्रैक्टिकल टाइप के क्वेश्चन है, थोड़ा सा बेसिक, उसमें आपके जो बेसिक हैं उससे रिलेटेड है। आपको पहला प्रश्न ये है कि आप लोग कर लेंगे, देखना ज़्यादा ईजी है, टफ नहीं है कुछ भी। पहला क्वेश्चन है कि पदार्थ की अवस्थाओं में अंतर ज्ञात कीजिए। पदार्थ की अवस्था में अंतर ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? पदार्थ की अवस्था में अंतर ज्ञात कीजिए। और आपका एक दूसरा क्वेश्चन कुछ ऐसे था कि मतलब जैसे मान लो कि हम पानी में तैरें या पानी में स्विम के लिए कूदें, तो हम लोग कूद जाते हैं, इजीली डूब भी जाते हैं, स्विमिंग ही कर लेते हैं। लेकिन ऐसा इसमें क्यों, ज़मीन पे जब हम करते हैं तो क्यों नहीं हो पाते हैं, मतलब स्विम क्यों नहीं कर पाते हैं, क्यों जैसे ही कूदते हैं मूड फूट जाता है। तो ऐसा एक क्वेश्चन है हम लोग का कि अगर हम पानी में छलांग लगाते हैं, पानी में छलांग लगाने पर पानी में छलांग लगाने पर एक तैराक डूबता नहीं है, या कि पूर्ण रूप से वो उसमें कूद जाता है। एक पानी में छलांग लगाने पर एक तैराक उसमें तैर लेता है। उसमें ऐसे समझो, क्वेश्चन याद नहीं है, उसमें तैर लेता है मगर जमीनी सतह पर ऐसा क्यों नहीं होता? जमीनी सतह पर ऐसा क्यों नहीं होता? ठीक, तो ये दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और है कि गर्मी में सूती कपड़े क्यों पहनना चाहिए। देखो जितने याद आ रहे उतने मैं लिखे दे रहा हूँ। गर्मी में सूती कपड़ा क्यों पहनना चाहिए? क्यों पहनना चाहिए? तो ये तीन क्वेश्चन है। तो इसका पहला क्वेश्चन है पदार्थ की अवस्थाओं में अंतर ज्ञात कीजिए, मूल अंतर ज्ञात कीजिए, शायद है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मूल अंतर ज्ञात कीजिए। अवस्था में, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे यार मैं भी ना, मूल अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक, तो अब आप लोग ये जानते हैं पदार्थ की अवस्थाओं में मूल अंतर क्या है। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं, पहले ये भी हम लोग जानते हैं। पदार्थ की कौन कौन सी अवस्था होती है? हो गई सॉलिड, लिक्विड, गैस, यही तीन अवस्थाएं हैं। सॉलिड के क्या होते हैं? आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। लिक्विड में क्या होता है? आकार निश्चित नहीं होता, आयतन निश्चित होता है। गैस में ना आकार निश्चित होती है ना आयतन निश्चित होता है। इसके कण के बीच रिक्त स्थान कम होता है। लिक्विड के जो द्रव्य अवस्था के पदार्थ होते हैं इनमें रिक्त स्थान अधिक होता है। किससे? सॉलिड से, मगर गैस से कम होता है। इसकी डेंसिटी मतलब कि घनत्व तो बताया था, D=m/v, द्रव्यमान बटा आयतन, घनत्व बराबर क्या होता है, इसको हम लोग भी आगे पढ़ेंगे अच्छे से और ब्रीफ में। इसका घनत्व सबसे अधिक होता है, इसका कम होता है। किससे कम होता है? सॉलिड से कम होता है, मगर गैस से ज़्यादा होता है। सबसे कम घनत्व गैस के पदार्थों का होता है। इनमें अंतराणिक बल भी कार्य करता है। सबसे अधिक अंतराणिक बल किसमें होता है? इसमें होता है, सॉलिड में। उससे कम इसमें होता है, सबसे कम गैस में होता है। हम लोग इतने चीज़ समझे। इसमें गतिज ऊर्जा भी पाई जाती है। बहुत सारे हैं, लेकिन आपको 3 या 4 लिखना है, तो जो आप लिख लेंगे 3 या 4 आप लोग इसमें लिख देंगे। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है कि पानी में छलांग लगाने पर एक तैराक उसमें तैर लेता है, मगर ज़मीनी सतह पर छलांग लगाने पर नहीं तैर पाता, ऐसा क्यों होता है? तो देखो समझो, इसको रफ कर दे रहा हूँ। देखो जो हमारी ज़मीन है वो क्या है?
ये जो हमारी ज़मीनी सतह है ये है सॉलिड प्रॉपर, एकदम ठोस पूरी तरीके से। और जो ठोस के कण होते हैं उनके बीच रिक्त स्थान बहुत ही कम होता है, बहुत ही रिक्त स्थान कम होता है। तो जैसे हम इसमें जब फोर्स लगाते हैं तो फोर्स तो लगता है, ऐसा नहीं जैसे मान लो हम इसमें ऐसे छलांग लगाएं तो रिक्त स्थान इसमें कम है, तो इस वजह से हम इसको चीर नहीं पाते हैं। जिस तरीके से हम लोग पानी के अंदर छलांग लगाते हैं तो उनके अंदर क्या होता है, रिक्त स्थान उनके कणों के बीच अधिक होता है। किससे अधिक होता है, जो ठोस के पदार्थ होते हैं। तो जो रिक्त स्थान होता है उन कणों के रिक्त स्थान को जैसे हम जिसमें अधिक होता है उसमें हम लोग छलांग लगा लेते हैं। ये ठोस अवस्था में होता है, इसमें ये समझो कि रिक्त स्थान ना के बराबर होता है, तो इसलिए क्या होता है हम लोग इसमें छलांग नहीं लगाते हैं। लगाते हैं तो ये मतलब खोपड़ा फूट जाता है। जैसे मान लो गैस है तो अब गैस पूरे सराउंडिंग में, उसमें हम लोग आराम से कूद सकते हैं इधर उधर। क्यों? क्योंकि उनके कणों के बीच में रिक्त स्थान बहुत ज़्यादा अधिक है। एक ठोइयाँ तो एक मौसिक घर में, ऐसे समझो। तो ठीक, अब हम इस वजह से हम लोग जो है पानी पे तैर जाते हैं या पानी पे छलांग लगा देते हैं, संभवतः हमें चोट नहीं लगती है अगर सही तरीके से लगाएं। लेकिन अगर पृथ्वी की सतह पर ज़मीन पे हम लोग लगाते हैं तो हम लोग की चोट लग जाती है, सब बर्बाद हो जाता है। तो इसका मेन रीज़न होता है कि ठोस अवस्था के पदार्थ में कणों के बीच गैप बहुत ही कम होता है, रिक्त स्थान बहुत ही कम, मानो समझो कि ना के बराबर। लेकिन लिक्विड में ठोस अवस्था के पदार्थों से ज़्यादा होता है, गैस अवस्था के पदार्थों से कम रिक्त स्थान होता है। इस वजह से हम लोग उसमें प्रयत्नफुल हो पाते हैं या वो संभव हो पाता है। तो हम लोग का जो तीसरा क्वेश्चन है कि गर्मी में सूती कपड़े क्यों पहनना चाहिए। तो देखो, गर्मी का मौसम होता है, वायुमंडल पर गर्मी छाई रहती है, तो हम लोग के शरीर से क्या निकलता है, पसीना निकलता है। तो जो सूती कपड़े होते हैं वो अच्छे तरीके से किसी भी चीज़ को सुखाने में सक्षम होते हैं, या कि मतलब पानी को एब्जॉर्ब करने की उनकी क्षमता दूसरे कपड़ों से अधिक होती है। तो जब हवाएं चलती हैं तो हमारे शरीर की जो गर्मी होती है उसको साथ में लेकर जो वाष्पीकरण होता है, वेपराइजेशन होता है, वो सूती के कपड़ों से ज़्यादा अच्छा होता है। तो हम लोग जैसे सूती का कपड़ा पहने, वो कपड़ा हमारा पसीने से जल्दी मतलब पसीने को हमारे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर जब वाष्पीकरण होता है तो ऊपर उड़ जाता है हमारी ऊष्मा लेकर, हमारे गर्मी लेकर। तो इस वजह से हम लोग गर्मी में सूती कपड़ा पहनते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, पानी को, द्रव्य को अब सुखाने की क्षमता अधिक होती है किसी और कपड़े से, या काटन टेरिकॉट जो भी होता है उससे अधिक ही इसमें होता है। तो ये फर्स्ट चैप्टर आपका तो कंप्लीट हो चुका है सारा का सारा। अब इसमें हाँ कोई टॉपिक मैं भूल गया हूँ तो आप मुझको उसको कमेंट करिएगा, मैं देखूँगा तो मैं उस टॉपिक को फिर से समझा दूँगा। और जो क्वेश्चन आंसर है मतलब आपके NCERT बुक में, तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। अगर सारा क्वेश्चन आंसर चाहिए आपको कि एक एक सॉल्व मैं यहाँ पे बोर्ड पे करवाऊँ, तो उसका भी आप कमेंट कर देंगे तो मैं एक एक क्वेश्चन, जितने भी वैसे फर्स्ट चैप्टर में कितने देखा नहीं हूँ मैं, 15-16 क्वेश्चन होंगे। और कुछ खास क्वेश्चन इसमें है नहीं, कोई ज़्यादा न्यूमेरिकल्स भी नहीं है, सब ऐसे ही क्वेश्चन है कि ठोस द्रव्य गैस के पदार्थ अवस्था में क्या अंतर है, कितना तापमान लगाने पर किस अवस्था में पदार्थ जाएगा, ऐसे ही छोटी मोटी जो भी सारी हैं चीज़ें हैं। तो उसको आप कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर इसका क्वेश्चन आंसर आप करवा दीजिए, तो वो मैं क्वेश्चन आंसर उन चीज़ों का आप लोग को करवा दूंगा। बाकी तो और इसमें सारी चीज़ आप लोग जान ही चुके हैं। इसका बेसिक पदार्थ क्या होते हैं ये भी आप जानते हैं, पदार्थ की अवस्थाएं हम लोग पढ़ चुके हैं, पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन भी हम लोग पढ़ चुके हैं, परिवर्तन भी हम लोग पढ़े हैं कैसे होता है परिवर्तन। देखो, परिवर्तन होता है तापमान के बढ़ाने पर। जैसे ठोस का पदार्थ है उसको हम तापमान उसमें बढ़ाएंगे, उसको गर्म करेंगे तो धीरे धीरे लिक्विड हो जाएगा, और तापमान बढ़ाएंगे तो वो गैस अवस्था में पहुंच जाएगा। ऐसे ही हम लोग सारी चीज़ें पढ़ें, उसी में हम लोग पढ़ें सब्लिमेशन क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, सब सारी चीज़ें तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। मुख्य से जो चीज़ें हैं, आर्द्रता भी हम लोग पढ़े, नमी क्या होती है, जब मान लो जैसे बारिश के मौसम में जो चिपचिपा सा हमको फील होने लगता है, या ठंडी में जब ओस पड़ती उसके कारण हमारे घर की मतलब एक कह सकते हैं कि छुपा हुआ अगर जल वाष्प है तो वो नमी है, जो वायुमंडल में जो छुपी हुई जल वाष्प है, जो हमको मतलब सिर्फ महसूस होती है लेकिन दिखती नहीं कि यार यहाँ पे पानी है। जैसे मान लो मोबाइल हम लोग रखते हैं, सो जाते हैं, सुबह देखते हैं उसकी स्क्रीन हल्की हल्की सी भीगी भीगी सी रहती है, तो किसके कारण होता है, आर्द्रता के कारण होता है, नमी के कारण होता है। जो वायुमंडल में जब वेपराइजेशन होता है तो उसी की कुछ मतलब छुपा हुआ जल वाष्प है, जो जिसको हम लोग आर्द्रता कहते हैं। तो ये ख़त्म हुआ आप लोग का चैप्टर। आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज करिए, पढ़िए। कोई आपको इसमें से डाउट है तो आप हमें कमेंट करिए, उसका पूरा आपको उत्तर दिया जाएगा। तो ठीक है, चलते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। हाँ, एक और चीज़ आप लोग मुझको बताइए कि मतलब हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर चलें कि जैसे केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हुआ,
अब हम लोग फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर कैरी करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर कैरी करेंगे। तो कैसे आप लोग मतलब पढ़ना चाहेंगे, आप इस चीज़ का हमको जवाब दें। मतलब ऐसे चैप्टर बाई चैप्टर चलते हैं, जैसे हम लोग फर्स्ट चैप्टर ही मैटर इन अवर सराउंडिंग हमारा खत्म हुआ, अब शायद इसका सेकंड चैप्टर जो है कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, सेकंड है शायद, उसको पढ़ें। फिर हमारा थर्ड चैप्टर है एटम एंड मॉलिक्यूल्स। क्या है एटम एंड मॉलिक्यूल्स, जिसके हम लोग बात नहीं किए अभी कि जो इसके कण होते हैं वो एटम एंड मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं, तो उसको हम लोग तीसरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है बहुत अच्छे से। ठीक, तो आप लोग इसको कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मतलब चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ेंगे कि फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, बायोलॉजी का चैप्टर, या मतलब सब्जेक्टिव वाइज चलेंगे। तो इसको आप कमेंट करके बताइए। बाकी अच्छे से पढ़िए, पूरी मेहनत से, जोश से, लगन से, अपने टारगेट मत भूलिए। ठीक है, जय हिंद।